ची रेष हालू न देता निर्णय प्रक्रिया एवढी फास्ट असते की केव्हा काय करायचं हे बरोबर कळतं. आत्ता कोणतरी एक दोन लोकांनी काहीतरी गडबड केली. आम्ही जे असते तर म्हणले असते बाकी सगळे बसा, त्यांना बोंबलू द्या काय बोंबलायचं. म्हणजे प्रल्हादजी अभ्यंकरांचं एक वाक्य दादा रावत तुम्हालाही, की असे बसलोत आणि आग लागली तर फायर ब्रिगेड बोलवायचा, पण लावलेली उदबत्ती खाली पडली तर अशी पायाने फटकन विझून टाकायची. हे अशा उदबत्त्या आहेत सगळे. आणि त्यामुळे अमितजींचं जे योगदान आहे, खरं तर आम्ही खूप लिहून आणतो पण एवढं बोलायला वेळ नसतो आणि बोलताना तिसरेच विषय डोक्यात येतात त्यांच्याबद्दल. काय निर्णय घेण्याची क्षमता आहे तुम्हाला सांगतो. 370 वरचं लोकसभेतलं भाषण हे लोकसभेतलं अजरामर भाषण आहे, लक्षात ठेवा. ओवैसीला सांगितलं हो आम्ही केलं आणि आम्ही करणार आणि एवढ्यावरच थांबणार नाही तर अजून पुढची आमची पावलं पडणार आहेत. कोणाच्या बापाला घाबरत नाही. क्लॅरिटी आहे, आत्मविश्वास आहे, संघटन कौशल्य आहे. आणि म्हणून आज एवढ्या मोठ्या पदावर असून जिथे जिथे दौरा काढतात तिथल्या छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यालाही विसरत नाहीत. मला दोन गोष्टी त्यांच्या खूप आवडल्या. त्यांचा आवाका खूप मोठा आहे, चुटूरबुटूर नाही, साऱ्या जगात दृष्टी आहे. जगात एवढ्याकरता म्हणतो की भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य भारताबाहेरही केले. 1 कोटीपर्यंत आपण कसे बसे जायचो, 18 कोटीवर भारतीय जनता पार्टीला नेऊन ठेवलं. म्हणून विस्तृत त्यांच्या कार्याचा आढावा याच्यात आहे. मगाशी उल्लेख केला आहे, खरं आहे की ही राम लक्ष्मणाची जोडी आहे आणि या जोडीने नुसतं बघितलं ना तर हे असे बोंबलणारे एका मिनिटात गुल होतात. त्यामुळे फार काही करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. अपार कष्ट आहेत. आपल्याला काय सगळं हवं असतं पण कष्ट करायला नको असतं. आपण याला सांग त्याला सांग त्याला सांग, झालं का एवढं बघतो. प्रवास प्रवास म्हणजे दिवस रात्र प्रवास. आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्यांनी सगळा प्रवास केला. त्रिपुरा असेल, उत्तर प्रदेश असेल, मी त्याबद्दल काही बोलत नाही, आपल्या सगळ्यांना ते माहिती आहे. सूक्ष्म कामाचं नियोजन हा अमितजींचं एक वैशिष्ट्य आहे. बारीक 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 गोष्टीत त्यांचं प्लॅनिंग असतं आणि ते सांगतात आणि करून घेतात. आपण देशभर पाहिलं ते जिथं जातील तिथे पक्ष वाढलेला दिसतो. आणि म्हणून डावी विचारसरणी, काँग्रेस, भाजप आता काय करणार, जनसंघ गेला असं म्हणणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर नरेंद्रजी मोदी आणि शहाजींनी दिले, हे आपण लक्षात ठेवा. आपण सगळे त्यांना बघत असतो, वाचत असतो, पण पुस्तकाच्या माध्यमातून दादा साऱ्या जगभर आणि देशभर अमितजींच्या या कामाचा परिचय आपल्याला करून देता येईल. तो आपण करून द्यावा असं मला वाटतं. आज आपलं भाग्य आहे की स्मृतीजी आपल्याला या कार्यक्रमाला लाभल्या. आम्ही आमदार असताना त्या मुंबईत बरेच वेळा भेटायच्या. वेगवेगळ्या कामात, नेहमी आंदोलनात, पक्ष संघटनेत. पण केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर साहजिक सगळ्या देशभर त्यांचा संचार असतो.
महिलांच्या, लहान मुलांच्या अनेक योजना त्याचं नियोजन केलं, ते आखल्या आणि एवढ्यावर थांबलं नाही तर त्याची कार्यवाही सगळ्यात जास्त मोठ्या प्रमाणात कुठल्या खात्यात झाली असेल तर स्मृतीजी तुमच्या खात्यामध्ये झाली, त्याचा आम्हाला आनंद आहे. आणि म्हणून आज ते आपल्या इथे आहेत. त्यांचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे, तेवढं सांगतो आणि थांबतो. आता अध्यक्ष मुळीकजीने त्यांचा मतदारसंघच बदलून टाकला. पार्लमेंट बोर्ड बसायचं, आता तुम्हाला पार्लमेंट बोर्डात पाठवावंच लागणार, त्याशिवाय स्मृतीजींना तिकीट नाही मिळायचं केरळमध्ये. देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात त्यांना उभं करा, त्या बोलत नाही, त्यांचं काम बोलतं. म्हणून राहुल गांधींना अमेठीमधनं पाडून येण्याचा विक्रम हा त्यांनी केला. पक्षाकरता, समाजाकरता, देशातल्या गोरगरीब लोकांकरता सदैव कार्यरत असणाऱ्या आमच्या या स्मृतीजी आज इथे आल्या. आणि थोडं पुणेरी लोक कसे असतात याचा अनुभवही तुम्हाला निदर्शनं केली म्हणे. आवाज उंदरा एवढा आणि दाखवतात विमाना एवढा. तर ठीक आहे, आता शेवटी लयाला जात असताना चिमणी देखील मोठी होते आणि मग विझते. त्यामुळे अनेक चिमण्या विझणार आहेत पुढच्या काळात. ज्या विझणार नाहीत त्या आपल्याला विझवाव्या लागतील. त्याची पहिली फुंकर तुम्ही आज पुण्यात मारली. फू खलास. आणि म्हणून मी पण भाग्यवान आहे, लोकसभेमध्ये त्यांचं काम बघता येतं. आणि त्यांचं एक वैशिष्ट्य सांगतो, पक्ष सांगेल तिथे जाऊन निवडणूक लढवतात. दादा हे जरा गमतीशीरच आहे. तुम्ही तसे जा, तुम्ही पक्ष सांगेल तशी निवडणूक लढवता. आता मुद्दा एवढाच राहिला की स्मृतीजी आहेत, दादा आहेत, पक्षाप्रमाणे जातात, निवडणुका लढवतात, जिंकतात. त्यांचं आज भाषण ऐकायचं, दादांचं ऐकायचं आणि चांगलं बोलले. उद्या मला वॉर्ड बदलायला जर लावलं तर ते स्मृती इराणींचं मी काय ऐकलं नाही बा, काय बोलले. दादा काय बोलले मला माहीत नाही. आपण आणि आपलं साम्राज्य एक इंच इकडचं तिकडे सरकायला तयार नाही. माणसं कोण कुठं जातात, निवडून येतात. आपल्याला काय असा कमीपणा वाटतो. आणि म्हणून दादा एक 20-25 सीट जर वाढवायचे असतील तर इथं बसणारे अनेक दिग्गज आहेत, समोर पण आहेत. आज काही मुळीकांसारखं मी डिक्लेअर नाही करणार तिकीट, पण पक्षाच्या विजयाकरता पक्ष सांगेल तिथे मी जाईन. गुलू सोपा वाढे नुसतं असं केले की अरे असं करायला लागेल जिथे तिथनं मी निवडणूक लढवीन. आणि तुम्हाला माझा अनुभव सांगतो ताई, महानगरपालिकेत आम्ही असताना, मी राहायला कुठे सगळ्यांना माहिती आहे, तुम्ही काय आमच्या घरी अजून आले नाही, पण तुम्हाला बोलू, राहायला एकीकडे, निवडून येतो एकीकडे. मला पक्षाने सांगितलं तिकडे जाऊन लढा आणि पाडलं कोणाला? मेयरला, स्टँडिंग कमिटी चेअरमनला. एवढे दिग्गज नेते आपले, नॅशनल काय मुरली, आपण आता इंटरनॅशनल झालो, तरी आपण आपलं खोराडं सोडायला तयार नाही.
आणि म्हणून दादा, या पुणे शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आणायची असेल तर भविष्य काळामध्ये जोरदार लढाई आपल्याला करावी लागेल. आणि लढाई अशी नसते माझ्या घरापाशी आला तर मी लढीन, तिकडं गेला तर मरू दे मी जाणार नाही. अरे जगाच्या पाठीवर कुठे लढाई झाली तुला पाठवलं तर जा, भाला घेऊन जा, तलवार घेऊन जा, पिस्तूल घेऊन जा, बॉम्ब घेऊन जा, लढ, युद्ध कर आणि निवडून ये. हा संदेश या स्मृतिदांच्या निमित्ताने आपल्याला ताकद. आता बापट्यांची नका दाखवू, सगळ्यांची दाखवा. हा संदेश आपल्याला आज मिळाला आहे. आणि म्हणून भविष्य काळात नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमितजींचे विचार, मोदीजींचे विचार, इथं बसणारं सारं नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीला पुढे नेण्याचा संकल्प आपण करूया. एवढंच या निमित्ताने बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि खरं म्हणजे ज्यांच्या उपस्थितीमध्ये पुण्यामध्ये एकूण जान आलेली आहे असे आपले नेते माननीय चंद्रकांत दादा पाटील आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करतील. स्मृतिताई मगाशी म्हणाल्या की एखाद्या कार्यकर्त्याची स्तुती केली की त्याला बरं वाटतं, त्याच्या छातीत धडकी भरते. तसं पांडेनी स्तुती केली, माझ्या छातीत धडकी भरली. आपल्या पक्षामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये ज्यांनी जान आणली, गल्ली गल्लीतला कार्यकर्ता छाती ठोकपणे त्यांच्यात भाषेत झाला तर डंके की चोट पर भारत माता की जय म्हणायला लागला, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद म्हणायला लागला. अशा आपल्या माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आताचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर एक इंग्लिश आणि हिंदी पुस्तक प्रकाशित झालं. मूळ लेखक आहेत त्याचे शिवानंद द्विवेदी, जे आले त्या ठिकाणी. त्याचा मराठी अनुवाद जो झाला तो ज्योत्स्नाताई कोलटकरांनी केला, प्राची जांभेकरांनी त्यांना मदत केली. याचं पहिलं प्रकाशन मराठी पुस्तकाचं मुंबईमध्ये देवेंद्रजींच्या हस्ते झालं. आणि देवेंद्रजी माझी अशी चर्चा झाली की आपण 2-3 ठिकाणी हे कार्यक्रम केले पाहिजेत. पुण्यामध्ये कार्यक्रम करायचा तर तो तेवढ्या ताकदीचा केला पाहिजे. आणि म्हणून खूप दिवसामध्ये महाराष्ट्रात न आल्यामुळे अनेकांची इच्छा होती की स्मृतिदिदी याला प्रमुख पाहुण्या म्हणून याव्यात. त्यांनी फार आडेवेडे न घेता लगेच मान्य केलं. जोडून आणखीन एक महिलांचा कार्यक्रमही झाला. आणि त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाची उंची वाढली, ह्या कार्यक्रमामुळे आपली ताकद वाढली. अजून एक कार्यक्रम नागपूरमध्ये करायचा आहे, त्याला पियुषजी गोयल येतील असा प्रयत्न आहे. आणि मग गावगावच्या कार्यकर्त्यांना जसं जमेल ते करतील. पण 3 ठिकाणी कार्यक्रम मोठे करावेत असं माझं देवेंद्रजीचं ठरलं. त्यातला हा दुसरा कार्यक्रम. त्याच्या प्रकाशनाला व्यासपीठावर अनेक जण उपस्थित आहेत. पण आपल्याला इनॉलसुद्धा दिदीनं ऐकायचं आहे, पण आजच्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर नक्की ऐकायचं आहे. आणि त्यामुळे सर्वांची नावं न घेता व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांच्या नेत्या स्मृतिताई इराणी, व्यासपीठावर उपस्थित आपले सर्वांचे आवडते, लाडके आणि बरोबर चिमटा काढणारे माननीय गिरीशजी बापट. ये इतना मराठी समझते हैं ना, ये चिमटा समझ गया. आपको भी अनुभव है. पण तो त्या चिमट्याची जखम होणार नाही अशी आईवडिलांप्रमाणे काळजी घेणारे आपले माननीय गिरीशजी बापट. व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या शहराचे अध्यक्ष जगदीशजी मुळीक, सर्व मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित बंधू भगिनींनो, आज माझी खरं म्हणजे कमी वेळात अमितभाईंच्या पुस्तकावर बोलण्याची जबाबदारी होती. पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने माझी थोडी जबाबदारी वाढवली. त्यामुळे माझ्या बोलण्याचे 2 भाग करतो आणि तरीही ते 3-4 मिनिटात संपवतो. पुस्तकाच्या बाबतीत मी सुरुवातीलाच म्हटलं की आपल्या एकूण इतिहासाचे 4-5 कालखंड तयार होतो. 1951ला स्थापना झाली ते 67 का,
तर 67ला पार्टी 9 राज्यामध्ये कोणा ना कोणाबरोबर ती सत्तेमध्ये आली. पहिल्यांदा देशामध्ये अशी स्थिती आली की बिगर काँग्रेसची सरकार स्थापन झाली. 67 ते 75 हा सगळा कालावधी आपल्याला माहिती आहे की देशामध्ये प्रचंड हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न हळूहळू सुरू झाला. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झालं. बिहारमध्ये चिमनभाई हटाव सरकार सुरू झालं, त्याचं आंदोलन सुरू झालं. अशा सगळ्या आंदोलनाच्या नंतर इंदिरा गांधींना असं लक्षात आलं की आता आणीबाणी नाही आणली, हुकुमशाही नाही आणली तर हे मला उलथवून टाकतील. म्हणून त्यांनी आणीबाणी आणली. असा 75 ते 77 कालावधी आहे की ज्याच्यामध्ये हजारो लाखो कार्यकर्ते जेलमध्ये गेले. मग 77 ते 80 हा कालावधी आहे की ज्या कालावधीमध्ये जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये आपण गेलो. एका व्यापक हितासाठी बिगर काँग्रेसचे सरकार आणण्यासाठी आपण स्वतःला समर्पित केलं. आपला पक्ष जनता पार्टीमध्ये विलीन केला. आपल्याला माहिती आहे की काही जणांना ते बघवलं नाही. त्यांना असं वाटलं की ही पार्टी मजबूत आहे, ही बाकीच्या सगळ्या पार्ट्या छोट्या आहेत, मग हेच उरतील. पण भांडणं सुरू झाली आणि आपण सरकारमधून बाहेर पडलो. मोरारजी देसाईंचं सरकार पडलं. आपण नवीन पार्टी फॉर्म केली 80ला. 80 ते 96 नावाचा एक कालावधी आहे की ज्या कालावधीमध्ये 2 खासदारांपर्यंत खाली गेलो, पुन्हा 118 खासदारांपर्यंत वरती आलो. व्ही पी सिंगांना पाठिंबा दिला, पंतप्रधान केलं. 96 ते 2004 की ज्यात अटलजींच्या नेतृत्वाखाली 3दा सरकार आलं. 13 दिवसाचं, 13 महिन्याचं आणि 4.5 वर्षाचं. 4 ते 14 प्रचंड भ्रष्टाचार, ज्याला धोरण लकवा म्हणतात, धोरण लकवा, तसा धोरण लकवा सुरू झाला. निर्णय नाही, प्रत्येक विषयामध्ये भ्रष्टाचार. आणि मग 14ला सूर्योदय झाला. माननीय मोदीजींचं सरकार आलं आणि पहिल्यांदा 89 नंतर म्हणजे व्ही पी सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्यांदा असं झालं की एका पार्टीला 272च्या ऐवजी 282 मिळाल्या. तोपर्यंत अटलजींसहित सगळी सरकारं कशी होती की कोणाला कोणाची बरोबर घेऊन सरकारं झाली. पण 14ला असं झालं की पंतप्रधान व्हायला देशात सरकार यायला 272 लागतात, आपण 282 मिळाले. त्यात मोदीजींचा करिश्मा आहेच, प्रश्नच नाही की ज्या मोदीजींनी सामान्य माणसाच्या मनात विश्वास जागा केला की ह्या देशामध्ये राजकीय कार्यकर्ते चांगले वागू शकतात, ते परिवर्तन आणू शकतात. असं गुजरातमध्ये 15 वर्ष काम केल्यानंतर मोदीजींच्या प्रतिमेमुळे गल्लोगल्ली आवाज सुरू झाला, मोदी मोदी मोदी. पण हे सगळं करण्यामागे जी मंडळी होती, अनेक होती, पण त्यातलं मेजर व्यक्तिमत्व होतं अमितभाई शाह, ज्यांनी प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशमध्ये जाऊन 80 पैकी 73 जागा जिंकल्या आणि त्यातून सरकार आलं. ते अध्यक्ष झाले. अगदी 2-3 वाक्यामध्ये त्यांच्या अध्यक्ष कालावधीतली काही आकडेवारी सांगून मी लगेचच आजच्या निदर्शनांकडे येणार आहे. आपल्याला माहिती असेल की 1 ऑगस्ट 2014ला त्याच दिवशी त्यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली किंवा पदभार स्वीकारला म्हणू, अध्यक्षपद. काय होता तो दिवस, हे किती हे व्यक्तिमत्व विचार करते. मगाशी मला ज्योत्स्नाताईंचं वैशिष्ट्य वाटलं की त्यांनी आमच्या मनातलं म्हटलं की त्या दोघांनाही जागतिक स्तरावर नेतृत्व करताना आपण हिंदू आहे याची लाज कधी वाटली नाही, अभिमान वाटला. तसं त्यांनी 1 ऑगस्ट 2014ला मंडालेतून लोकमान्य टिळक त्यांची सुटका झाली. त्या दिवसाला 100 वर्ष पूर्ण झाली. तो दिवस निवडला आणि घोषणा दिली, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. एका पार्टीचा नाही आहे, एका घराण्याचा नाही आहे, असा त्यांनी संकल्प सोडला. 1 ऑगस्ट 2014ला अर्धी टर्म त्यांना मिळाली, कारण राजनाथ सिंगजी मंत्रिमंडळात गेले आणि मग त्यांना टर्म मिळाली, ती अर्धी मिळाली, नंतर पूर्ण मिळाली. एकच आकडा फक्त सांगतो, किती किलोमीटर प्रवास करावा अध्यक्षपदाच्या कालावधीमध्ये. मला अनेक जण पुण्यामध्ये म्हणतात की दादा किती प्रवास करता, ऐकायचं आहे. 10,24,000 किलोमीटर प्रवास ह्या माणसाने त्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीमध्ये केला. 585 प्रवास की ज्या प्रवासामधून इतके किलोमीटर ते गेले. बाकी तर मी मांडत नाही की किती राज्यांमध्ये, ज्या राज्यांमध्ये सरकार येण्याचं कधी आपण स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं. आसाम गेला असं म्हणत होतो, अशा आसामसहित अनेक ठिकाणी सरकार आणली. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला जे करायचं आहे ते झोपेत सुद्धा विसरत नाही, झोपेत सुद्धा विसरत. 370 कलमबद्ध झाल्यानंतर मला त्यांच्याबरोबर
मुंबई ते सोलापूर त्यांना घेऊन जायचं होतं. देवेंजींच्या यात्रेचा दुसरा टप्पा संपणार होता. आजही मी तो प्रवास विसरणार नाही. केवळ भूपेंद्रजी, मी आणि ते तिघे होतो. आणि मग त्यांनी 370 कलम कसं रद्द केलं, काय पूर्वतयारी केली, मी जाहीरपणे सांगू शकणार नाही आणि व्यक्तिगत भेटीत सांगू शकणार नाही. पण आयुष्याचं सार्थक झालं असं वाटतं. अनेक जण म्हणतात की इतके वर्ष, अरे आणि अनेकांनी आपली आयुष्य दिली, पण त्यात सगळ्यांना असं वाटलं की यस 370 कलम रद्द कधी होईल असं वाटलं नव्हतं. पण त्यांनी त्याचं प्रिपरेशन जे सांगितलं, ते म्हणाले की मैंने तय किया कि मैं कश्मीर में बाय रोड प्रवास करूंगा. मिलिट्री वाले घबर गए, सिक्युरिटी वाले घबर गए की हे कैसा होगा, पण मला लोकांमध्ये एक विश्वास द्यायचा होता. असं एक कणखर नेतृत्व, विचारासाठी जगणारं नेतृत्व, विचार कुठे न्यायचं याची जाणीव असणारे नेतृत्व, त्याचं हे पुस्तक प्रकाशित झालंय. आपण सगळ्यांनी आपल्या दृष्टीने एक अतिशय महत्त्वाचं पुस्तक म्हणून आपलं संग्रह ठेवलं पाहिजे. स्मृती या झाल्या, ठिकठिकाणी निदर्शन झाले. आजच पीयूष गोयल जी भी है, स्मृति जी मालूम भी नहीं हमारे अध्यक्ष जी को भी और राष्ट्रवादी को भी, हर सप्ताह में इस शहर में कभी भागवत कराड़ जी आते हैं, भारती तेई पवार आते हैं, नितिन जी तो आते ही आते हैं, लेकिन केवळ स्मृती दीदी के साथ. याच्या आधी महागाई नव्हती. तुमच्या मनामधलं जे दुःख आहे ना, मला तुमचं विशेष वाटलं की तुमचा राजकुमार हरला, त्यांचं दुःख तुम्ही किती मनामध्ये जपून ठेवलेलं आहे. त्याबद्दल मला तुमचं अभिनंदन केलं पाहिजे की आपला नेता हरला, ह्याचं कधीतरी स्मृतीच्या समोर दाखवू की तुम्ही माझ्या नेत्याला हरवून मला राग आलाय, हे मानलं पाहिजे. आपल्या नेत्याबद्दल असं प्रेम असायला पाहिजे. आणि त्यामुळे अगदी या 1-2 दिवसात आणखीन मंत्री येणार, काय कोणी करणार नाही. बरं, करायचं होतं एक 5000 संख्या, दीदी की गाडी आगे नाही जाएगी, पथराव होगा, 50 लोक पोलिसांच्या साह्याने. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की राष्ट्रवादीने एकदा विचार केला. दीदीने मला प्रश्न विचारला होता कि राष्ट्रवादी के कौन से गुट के लोग थे, पवार, बड़े पवार के थे या छोटे पवार के थे, या इन सबसे यहाँ एक नेता जगताप करके उसके थे, जयंत पाटिल के थे, सुप्रिया देवी के थे. बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है महाराष्ट्र में. किसके थे? आणि त्यामुळे मी फार वेळ घेतला तर तो सोयीचा होणार नाही म्हणून सांगायचं झालं तर, राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रीय काँग्रेसने पहिलं स्वतःच्या घरात झाकून बघितलं पाहिजे काय चाललंय ते. पेट्रोल डिझेलचा वॅट तुम्ही कमी करत नाही आणि कशासाठी या महागाईच्या घोषणा देत फिरता तुम्ही. आणि म्हणून ह्या शहरातलं कल्चर बिघडवू नका. आता आमच्या राजेश पांडेंनी अमित भाईंचं वाक्य सांगितलं, ते आमच्या सगळ्यांचं वाक्य आहे, हम किसी को टोकेंगे नाही, आणि बोलत नाही आम्ही. आणि त्यामुळे ह्या शहरामध्ये एक चांगली संस्कृती आहे. निदर्शनं करायची आहेत ना तुम्हाला, कलेक्टर कचेरी समोर निदर्शनं करा. स्मृती इराणीच्या गाडीसमोर कशाला करतात तुम्ही. आणि त्यामुळे हे सगळं ठीक करा. अदरवाईज सुरुवात तुम्ही केली आहे. इथे कोणी घाबरणारे नाही आहेत, समजलं ना. त्यामुळे एक चांगलं आव्हान करतो. नाही, बापट साहेबांना हे म्हणण्याचा अधिकार आहे, पण मी असं म्हणणार नाही. मी असं म्हणेन, नाही, बापट साहेबांनी मोठ्या पोटतिडकीने म्हटलेलं आहे. पण मी असं म्हणेन की हे कुठवरही जाऊ शकतो आणि त्यातून सर्वसामान्य नागरिकाच्या पर्यंत ह्या जळा जातील. आणि त्यामुळे ह्याचा विचार करा. तुमचे नेते रोज येत आहेत, संख्या नसतानाही भाषणं करत आहेत. अशी एवढी मोठी संख्या नसते त्यांची, त्यामुळे आमचे जरा जास्तच जातील त्यावेळेला. आणि त्यामुळे मी ही धमकी देत नाही, पण मी हे आवाहन करतोय की हे कुठेतरी बसून संपवायला लागेल. पण माझी खात्री है कि दीदी गई तो उनका गुस्सा भी अभी फिर आएगी आपने दीदी, तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बहुत दिन से मन में था उसको एक बार प्रकट किया, तो अभी विषय समाप्त. मैं राजेश जी को, दीदी को बुलाने में समय न गवाते हुए मैं ही दीदी को कहता हूँ कि आप अपना भाषण शुरू करो.
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस मंच पर आज हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी ने बहन के साथ थोड़ी चतुराई की। दीदी बोलकर अपने आप को युवा नेता की श्रेणी में शामिल कर लिया। मैं सोच रही थी कि ये प्रभाव किसका है, फिर पलटकर देखा कि बापट साहब साथ ही बैठे हैं और मेरा जो महाराष्ट्र के संगठन में 22 साल का अनुभव है, उस अनुभव के चलते मैं जानती थी कि जब बापट साहब भाषण दे रहे हों तो एक एक शब्द सुनना चाहिए। शब्दों के कुछ आगे जाकर बापट साहब ने आज मुझसे संकेत में कहा कि स्मृति यहां आई और उसने कहा और बापट साहब आपकी उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूं कि दादा पाटिल ने जो अमेठी के डर के बारे में बात की, अंग्रेजी का अल्फाबेट देखें तो ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती होता है। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि अध्यक्ष जगदीश जी ने मुझे वायनाड पहुंचाने की भी व्यवस्था कर रखी है। मेरे पीछे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा उमाताई विद्यमान है। आज मेरा ये अभिमान है कि जिस पुस्तक के संदर्भ में मैं आप सबसे संवाद करने आई हूं, उसका अनुवाद 2 महिलाओं ने किया है और खापरेताई की उपस्थिति में ज्योत्सनाताई और प्राचीताई के इस काम की सराहना करते हुए बापट साहेब की अपेक्षा, जगदीश भाई के घोषणा और दादा पाटिल जी का जो संकेत है, उसके बीच एक बात तो आज तय हो गई है कि जब युद्ध की भूमि ऐसी हो, जब सारे दुश्मन एकजुट हो जाएं, तब आज भी शक्ति को बुलाया जाता है लड़ने के लिए। इस बात का भी अभिमान आज मैं करती हूं कि जब ज्योत्सनाताई का उद्बोधन हो रहा था, बड़े ही सौम्य शब्दों में उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों से मेरा परिचय मात्र इस बात तक सीमित था कि जब मेरे घर में बैठक होती तो मैं जलपान की व्यवस्था करती। इस महिला का संस्कार और उसका परिचय आज उनके उद्बोधन में दिखाई दिया कि शिवानंद जी के प्रति सार्वजनिक आभार व्यक्त करते हुए स्मरण करती इस बात का कि आपने एक साधारण गृहिणी को अनुवाद करने का मौका दिया। इस मंच से इस संगठन की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयंसेवकों के परिवार की तीसरी पीढ़ी होने के नाते, ज्योत्सनाताई, आज मैं इस बात का गौरव करती हूं कि हमारे परिवार की एक गृहिणी का ये जौहर है, ये टैलेंट है कि हमारे संगठन के एक यशस्वी अध्यक्ष की जीवन गाथा, संगठन कौशल को एक गृहिणी की कलम से मराठी में अनुवाद किया गया है। इसके बीच समानता क्या है? एक कुशल गृहिणी
कुशल सामाजिक व्यक्तित्व बन सकती है, लेकिन वो अपना सर्वस्व त्यागती है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जिस नेता की संगठन यात्रा को आपने अनुवादित किया, वो भी अपने संगठन के लिए सब कुछ त्यागने का कौशल रखते हैं। जिस नेता की जीवन यात्रा को आपने इस पुस्तक में प्रतिबिंबित किया, उस नेता को जब कोई देखता है तो जैसे कि राजेश भाई ने कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वही नेता जब अपनी पोती को गोद में लेता है तो एक पुरुष में भी ममत्व की वो भावना संभव है, उसका दर्शन हमको मिलता है। ये विषय अमित शाह के बारे में मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि हम एक व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होकर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन ये पुस्तक एक व्यक्ति की जीवन गाथा है। अमित शाह को देखकर इस सभागार में आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैं पूर्णतः उनको जानता हूं। For many, he is still a political enigma that is unfolding. But what is unapologetic about Amit Shah, that he is a nationalist. And there is no mystery about it. शिवानंद जी ने आज उदारता दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इस पुस्तक को अंग्रेजी अथवा हिंदी के अनुवाद तक अपने आप को सीमित रख के प्रशंसा की ज्योत्सना जी की और प्राचीताई की। और ये किताब क्यों लिखी गई उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ वाक्य कहे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है दैट देयर इज 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब हर छठा इंसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। तो बापट साहब आज जब इस मंच को देख रहे थे, उनको आगे कौन कैसे चुनाव लड़ेगा अथवा रणनीति कैसी होगी ये दृश्य दिखाई दिया, लेकिन मुझे इस मंच पर जीवित इतिहास के कुछ पन्ने दिखे। अमित शाह जी ने अपने जीवन का एक अंश विद्यार्थी परिषद के माध्यम से समाज को सौंपा, और जब वो गुजरात में विद्यार्थी परिषद के मंत्री के रूप में कार्यरत थे तब पूरे क्षेत्र के संगठन मंत्री दादा पाटिल थे। जिसको आज इस किताब पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, उसने संगठन में जीवन में पहली बार अगर कोई दायित्व प्राप्त किया तो महाराष्ट्र में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व प्राप्त किया, और उसकी संगठन मंत्री आज महाराष्ट्र का संगठन मंत्री। और जब मैं उस दायित्व में थी तो हमारी कार्यकारिणी का एक अभिन्न अंग और सदस्य आज आपके शहर के अध्यक्ष हैं जगदीश जी। इस बात का तात्पर्य यह है कि जो संगठन यात्रा में सतत प्रवासी हैं, किसी ना किसी रास्ते, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी मंच पर, किसी ना किसी रूप में वो एकजुट और एकत्रित निश्चित रूप से होते हैं। आज शिवानंद जी ने किताब क्यों लिखी, अमित भाई के प्रवासी एक स्वभाव की विशिष्टता बताते हुए उसे अपनी प्रेरणा को बताया। और अगर आप उनके प्रवास की कल्पना को देखें तो इसके पीछे संगठन का क्या इतिहास है वो नहीं, बल्कि क्या संस्कार है उसको देखना बहुत जरूरी है। संस्कार क्या
किताब में इसका वर्णन है कि गुरुजी से अगर कोई पूछे कि गुरुजी आपका घर कहां है, तो श्रद्धेय गुरुजी ने कहा ट्रेन ही मेरा घर है। प्रवास की यह पद्धति कि गुरुजी ने अपने जीवन काल में पूरे राष्ट्र का 60 बार भ्रमण किया। जिला नहीं, ब्लॉक नहीं, वार्ड नहीं, राष्ट्र का उस जमाने में 60 बार प्रवास किया। और गुरुजी से जब पूछा, नहीं विस्तार से बताइए आपका घर कहां, तो उन्होंने 4 प्रकार के घर गिनवाए। किताब में इसका उल्लेख है। पहला घर ट्रेन, दूसरा घर संघ का शिविर, तीसरा घर संघ के कार्यकर्ता का घर, चौथा घर क्या, उसके लिए किताब करनी पड़ेगी। यह पद्धति, यह संस्कार मात्र गुरुजी तक सीमित नहीं था। संस्कार समर्पण का, मात्र प्रवास का नहीं। वो कैसा हो सकता है, वो इस किताब में प्रतिबिंबित है, इंगित है। नानाजी देशमुख जी, उनके प्रवास की विशेषता क्या? मात्र ये नहीं कि उन्होंने देश भर में प्रवास किया, ग्रामीण अंचल में विस्तार से उनका प्रवास रहा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की दृष्टि से नानाजी ने जो काम किया वो अपने आप में एक इतिहास है, वो अपने आप में एक किताब है। लेकिन नानाजी देशमुख का एक प्रवास का अभिन्न अंग ये था कि दधीची देहदान समिति, जिसके अध्यक्ष आज विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक जी, दधीची देहदान समिति को नानाजी ने 11,000 रुपया दिया और कहा कि प्रवास में देश में अगर मैं कहीं भी मर जाऊं तो इस 11,000 रुपए का आप इस्तेमाल कीजिए ताकि मेरा मृत शरीर दिल्ली वापस आ सके। मात्र प्रवास का यह संस्कार नहीं। अमित भाई शाह ने 8 साल DRI में नानाजी के साथ काम किया। जो आज हमें दिखता है अभेद्य किला बनाने वाला, उसने एक एक संगठन की ईंट जोड़कर कैसे वो किला बनाया, वो अध्ययन का विषय है। इसलिए आज जब शिवानंद जी बोल रहे थे कि प्रवास की पद्धति क्या है, वो पद्धति सीखी कहां से? इन सब महानुभावों के साथ रहकर, इनको समझकर, इनको पढ़कर, इनको जीकर। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उसको जब हमारे संगठन मंत्री परिचय पूछते, देते अथवा प्रशिक्षण करते तो पंचनिष्ठा की निश्चित रूप से बात करते। और हम सब आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं, राम लल्ला का जय घोष करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और अमित शाह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीते हैं। जिन लोगों के लिए वो एनिग्मा है, उनसे आग्रह है विशेष, don't only read about the political journey, read about the construction of the political being. भारतीय जनता पार्टी में हम हमेशा कहते हैं समाज का निर्माण, राष्ट्र का नवनिर्माण, लेकिन हमारे लिए सबसे प्रमुख है उस राष्ट्र की सेवा के लिए व्यक्ति का कैसे निर्माण होता है। और इस व्यक्ति का निर्माण उसके अपने परिवार ने कैसे किया। दादा उनके नगर सेठ थे। मुंबई की ज्योग्राफी से जो परिचित हैं वो जानते हैं, वाल्केश्वर का इलाका, प्रबुद्ध जन, बड़े घराने वहां पर रहते हैं। वहां का घर छोड़कर गुजरात के गांव में उस परिवार का लौटना,
और कहना कि हम अपने बेटे को शास्त्र का पूरा ज्ञान दिलवाएंगे, और 13 साल की उम्र तक अमित शाह जी भारत के सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने लगे थे। उपनिषद स्वयं उनको स्मरण था 13 साल की उम्र में। अभेद्य किला बनाने वाला दिखता है, एक एक ईंट रखकर संस्कार की, कैसे वो किला बना आज वो बताने आई हूं। 13 साल का बच्चा वाल्केश्वर में ऐशो आराम में जी सकता था, परिवार के साथ गांव लौटा, गांव में शास्त्र का नियम, शास्त्र का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, ये सब उस 13 साल के बच्चे ने सीखा। यहां इस सभागार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, कितने मार्जिन से कौन जीता हारा, किस किस सीट में किस वर्ग ने ज्यादा वोट दिया, किस वर्ग का ज्यादा दबाव है, इसका विश्लेषण करते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि ये व्यक्तित्व जो 13 साल की उम्र में शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान रखता था, वो जब उस स्टैटिस्टिशियन के सामने बैठा तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ साहब, आपकी तरह मैं भी पढ़ लिख लेता तो एक दिन मैं भी स्टैटिस्टिशियन होता। जो हमको दिखता है एक कठोर व्यक्तित्व, वो खुद पर भी हंस सकता है, तंज मार सकता है। ये इस बात का संकेत है कि वो वाकई में प्रबुद्ध है। और इस किताब में एक ऐसी अनोखी गाथा, हम सब कार्यकर्ता इस बात से प्रेरित होते हैं कि हमें बूथ से कार्य करना शुरू करना है। दादा का विशेष इस पे भाषण रहता है। श्रीकांत दादा को मैं 20 साल से सुन रही हूं। हमारा पहला टेस्ट बूथ पे होता है। बूथ पे क्या काम करना, आज वोटर लिस्ट कैसे ठीक करनी है, आज 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ 10 महिला, ये सब कैसे करना, ये ठीक, लेकिन बूथ की रचना और उसमें शुरुआत अमित शाह की कैसे हुई। अपने बूथ के कमेटी के अध्यक्ष थे वो ठीक, लेकिन जीवन में पहली बार किस कैंडिडेट के लिए पोस्टर लगाए जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन के चुनाव में 1977 में स्टिकर लगाने वाला जो कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता का नाम अमित शाह। मैंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की। गायकवाड़ परिवार, उन्होंने गुजरात में जितने प्रिंसली स्टेट थे उसमें सुशासन कैसे करना, उसकी 19 पद्धतियां, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए आमंत्रित और आग्रह किया श्री औरोबिंदो को। और श्री औरोबिंदो किसके घर पधारे? अमित शाह जी के घर पधारे। जिस कुर्सी पे श्री औरोबिंदो बैठे थे वो कुर्सी आज तक अमित शाह जी ने संभाल के रखी है। इसलिए आप इस किताब के माध्यम से व्यक्तित्व के बारे में तो निश्चित रूप से मंथन करेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का निर्माण कैसे हुआ, इसको अगर गहराई से देखें तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। दादा श्रीकांत जी, उमाताई, बापट सर, ये सभी विशिष्ट हमारे नेता कभी ना कभी तो अमित भाई से उनके घर पे मिले हैं या ऑफिस में मिले हैं। और उनके घर पे या ऑफिस में 2 चित्र हमेशा मिलते हैं, सावरकर जी का, चाणक्य का। सावरकर जी जिन्होंने मात्र राष्ट्रवाद पर भाषण नहीं दिया, स्वयं को त्याग कर राष्ट्रवाद को परिभाषित किया।
और जैसे कि ज्योत्सनाताई ने कहा, अनअपोलोजेटिक, कि हां मैं हिंदू हूं, वो प्रेरणा कहां से आई? लेकिन चाणक्य, लोग कहते हैं कि अमित शाह के बारे में जब कोई लेख लिखा जाता है तो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य, कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति का चाणक्य शतरंज का खिलाड़ी है? अमित शाह जी ने गुजरात में कंपल्सरीली हर स्कूल में शतरंज बच्चों को सिखाई जाए। अब शतरंज के उस चेस बोर्ड में दादा, ए फॉर अमेठी, बी फॉर बारामती कब होता है ये सिर्फ अमित शाह जानते हैं। लेकिन चाणक्य की एक विशेषता क्या? भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा, व्यवस्था कैसे निर्मित हो, यह चाणक्य का योगदान है। लेकिन चाणक्य की एक विशेषता और, स्वयं के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए नहीं, चंद्रगुप्त के लिए, स्वयं द्वारा नहीं, राजा द्वारा। इसलिए आज भी जब इस होड़ में मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देखती हूं, माझा फोटो घाल घाल फेसबुकवर, ट्विटरमध्ये आला का, यूट्यूबमध्ये विचार माझी न्यूज आहे का? अमित शाह ये कभी नहीं करते। गौरव गान प्रधानमंत्री का हो, इस मंच पर कुछ लोगों ने कहा राम और लक्ष्मण की जोड़ी। मैं तो कहती हूं लक्ष्मण फिर भी राम के संग खड़े होते हैं, ये तो पीछे हैं। उसमें भी सेवा भाव झलकता है, स्वयं द्वारा नहीं, राजा द्वारा, स्वयं के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। और सच कहूं तो ये भाषण में कहना आसान है। शिवानंद जी जब मुझसे फूल स्वीकार कर रहे थे तो कह रहे थे इसमें अमेठी का उल्लेख है। 2017 का विधानसभा का चुनाव, मैं प्रवास में थी, अमित भाई अमेठी में थे। फोन आता है अचानक, अरे दीदी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? अमित भाई रात को रुकेंगे। मैंने कहा व्यवस्था कैसे करें, यहां तो कुछ भी नहीं है। और ये सत्य है, अमेठी में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बना था। अमेठी में आज भी सर्किट हाउस निर्माणाधीन है, क्योंकि गांधी खानदान ने 50 साल में सर्किट हाउस भी नहीं बनाया था। अमेठी में एक भी ऑडिटोरियम नहीं, अमेठी में एक भी होटल नहीं, अमेठी में चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस भी शिलान्यास अमित शाह द्वारा हुआ था। उस इलाके में अमित शाह रात को रुकना चाहते थे। कार्यकर्ता कहते हम तो जमीन पे सो लेंगे, अमित शाह की व्यवस्था कहां करें। जगदीशपुर नाम का विधानसभा, कार्यकर्ता जो 40 साल से मार खा रहा था कांग्रेस पार्टी से, जहां पर संघ का स्वयंसेवक होना मतलब चौराहे पे अपनी मौत की तैयारी करना, ऐसी व्यवस्था में जो कार्यकर्ता जिया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारा। उसने कहा कहां रखूं? हमने कहा जो व्यवस्था है, अमित शाह जी आपसे 5 स्टार की अपेक्षा नहीं करते। एक टूटा सा फैक्ट्री यूनिट, उसमें एक टूटा सा कमरा, उस कमरे में कोई ऐसी एसी वेसी की कोई व्यवस्था नहीं, वहां अमित शाह रुके।
कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष साधारण कार्यकर्ता का ये सेवा भाव स्वीकार कर साधारण परिस्थितियों में संघर्ष कर सकता है, उसका एक अप्रतिम उदाहरण मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने देखा। इसलिए आज जब मैं शिवानंद जी को, ज्योत्सनाताई को, प्राचीताई को अभिनंदन देती हूं इस किताब के अनुवाद के लिए, इस किताब के प्रकाशन के लिए, तो आप सबसे निवेदन करती हूं कि इस किताब को, बापट सर ने जो कहा ना, हमारा काम है इस किताब को बेचना, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। मैं माफी चाहती हूं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि अमित शाह जैसा नेता और उस नेता की संगठन के प्रति निष्ठा बेची नहीं जाती, बताई जाती है। और इसीलिए ये किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो हम पर कटाक्ष करते हैं कि बीजेपी हैज बिकम अ विनिंग मशीन, चुनाव आता है, बीजेपी की इतनी आज ताकत है कि कोई भी चुनाव अमित शाह प्रकट होते हैं, जीत जाते हैं। नहीं, अमित शाह ने कहा वी आर नॉट अ मशीन, वी आर अ मिशन। और इस मिशन की निर्मिति में वर्षों का संघर्ष गया, बलिदान गया, कार्यकर्ता फूके। आज भी एनसीपी ने आक्रामक रूप दिखाया, लेकिन कोई ये सोच कर देखे, एनसीपी का कार्यकर्ता कभी मौत के घाट नहीं उतारा जाता, भाजपा का कार्यकर्ता टांग दिया जाता है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां होती हैं, तिरस्कार होता है, हम फिर भी आगे बढ़ते हैं संस्कार के साथ। और दादा ने जो कहा कि तिलमिलाए हैं, कि स्मृति आई है, घर में घुस के परिणाम दिखाया है, लेकिन घर में घुसे, लड़े तो लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर लड़े, हराया और बार बार हराते रहेंगे। लेकिन किस लिए? वाई दिस मिशन? और इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले सबसे बड़ी जो सौगात इन तीनों लेखकों को अमित शाह ने दी है, वो बतलाना चाहती हूं। अब शिवानंद जी थोड़ा असमंजस में है कि मुझे तो कुछ मिला नहीं, दीदी बोल क्या रही है। ज्योत्सनाताई के चेहरे पर भी कंफ्यूजन है, प्राचीताई पीछे थरथर कांप रही है कि मैंने तो आज तक कुछ लिया भी नहीं, मेरा क्यों उल्लेख हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में कार्यालय हो, ये सोच अमित भाई की अध्यक्षता में विकसित हुई और प्रामाणिकता से हर जिले में लागू हुई। लेकिन उस सोच के साथ एक सोच और जोड़ी गई कि हर कार्यालय में एक लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष मोर्चा की मैं भी रही हूं, दादा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष विकेंद्रीकरण करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं हर बड़े काम का, और किताब में इसका विवरण है, महामंत्रियों का प्रवास, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का प्रवास। लेकिन लाइब्रेरी की लिस्ट में कौन सी किताब आएगी, ये काम अमित शाह ने किया। क्योंकि अमित शाह ने कहा कि आज से 20 साल बाद ये दुनिया जानना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कदम कदम आगे कैसे बढ़ी, और ये हमारा दायित्व है कि हम अपने संग्रहालय में अपने इतिहास को संरक्षित करें। और ये लेखकों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। जिस पर किताब लिखी उसने उन किताबों के लिए संग्रहालय भी बनाया। और कार्यकर्ताओं से निवेदन मात्र इतना करती हूं कि जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आज हम सब चर्चा करने आए, उन्होंने इतिहास बनाया, इसीलिए उन पर किताब लिखी गई। तो अगर आज प्रभु के चरणों में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं कोई अपने कार्यकर्ता भाई और बहनों के लिए सौगात मांगू भगवान से, तो ये
कि आप सबका व्यक्तित्व ऐसा हो कि आपके ऊपर भी एक दिन किताब लिखी जाए। आप ऐसा इतिहास रचें कि प्रदेश के शहर के अध्यक्ष स्वयं वहां पर उपस्थित हो और आपका गौरवगान हो। जैसा कि मैंने कहा, राजनीति का चाणक्य, शतरंज का खिलाड़ी, एक अविरल प्रवासी अमित शाह की भी यही कार्यकर्ताओं के लिए प्रबल इच्छा है। इतिहास हम सबने मिलकर लिखा, रचा और आगे भी लिखते रहेंगे, रचते रहेंगे, क्योंकि यही संगठन की और राष्ट्र की दरकार है। राष्ट्र की, समाज की इस दरकार को हम सब पूरा कर सकें, उसके लिए अगर विपदा की घड़ी में प्रेरणा चाहिए तो इस किताब को जरूर पढ़ें। लेकिन अंत में इतना कहना चाहूंगी, शिवानंद जी, इस किताब में एक चीज नहीं है। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन की बात होती है। 2011 में जब मैं पहली बार राज्यसभा में गुजरात से चुनकर गई, तो उस वक्त का जमाना ऐसा था कि गुजरात के सांसद हो तो तुम्हें पानी भी कोई दिल्ली में नहीं पूछेगा। हमको घर अलॉट नहीं हुआ और सर झुकाकर व्यक्ति आया, कहा सॉरी दीदी आपको अभी घर नहीं मिल सकता। तो हमने कहा भाई रहने की कहाँ व्यवस्था हो सकती है? तो एक छोटा सा कमरा था और उस छोटे से कमरे में जाना, 3 माले चढ़ के, वहां पर गुजरात भवन में व्यवस्था थी। तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हंसे और बोले और बनो भाजपा के एमपी। हमने कहा ये तो ठीक है कि हम 3रे माले पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे अमित शाह है। 2 साल अपने प्रदेश से बाहर रखे गए, 90 दिन जेल में बैठे रहे, लेकिन अपने विचारधारा को, अपने नेता को कभी त्यागा नहीं। इसलिए संकल्प के बारे में भाषण देना आसान है, विचारधारा और नेतृत्व का बखान करना आसान है। 90 दिन उस पार्टी के लिए जेल में प्रताड़ित होना, अपनी आंखों के सामने अपनी मां को तिल तिल मरते देखना, पत्नी का डिब्बा खाने का जेल में कैसे पहुंचे, उस यातना को झेलना, वो कभी ऐसी किताब के किसी पन्ने में दिखाई नहीं देगी। लेकिन वो भी अमित शाह की एक हकीकत है। मैंने देखा है कि जिस दिन भाभी भोजन बनाने में थोड़ा कष्ट पाती, तो अगर मित्र के घर से भोजन का डिब्बा आता तो कांग्रेस पार्टी उस मित्र के घर में भी पुलिस भेजती। इसलिए अभेद्य किला बनाने वाला एक दिन में नहीं बना। कई यातनाएं झेली, कई संघर्ष किए और आज भी प्रतिबद्ध है कि जब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, ये अविरल प्रवासी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अमित भाई की संगठन यात्रा अभी भी चल रही है। ये यात्रा सदैव हम सबको प्रेरणा दे, ऐसी कामना करते हुए ज्योत्सनाताई, प्राचीताई और शिवानंद जी को अभिष्ट अभिनंदन देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्मृतिबेन, बहुत बहुत आपका आभार। आपने हमको बहुत प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। मैं संदीप खर्डीकर जी को आग्रह करूंगा कि आप आभार प्रदर्शन व्यक्त करें। जब स्मृति जी महाराष्ट्र की युवा मोर्चा उपाध्यक्ष थी, तब मैं पुणे शहर का अध्यक्ष था और मैं उनकी प्रकृति अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी भी तरह की औपचारिकता उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन मैं एक चीज के लिए जरूर उनके आभार मानना चाहूंगा कि जल्द ही पुणे में महानगर पालिका की इलेक्शन होने वाली है और उसके लिए आज आपने सबको चार्ज कर दिया, फू कर दिया।
मैं आपके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ ही श्रीकांत जी खास दिल्ली जाके आज स्मृति जी को हमारे लिए उपलब्ध किया, श्रीकांत जी का भी मैं यहाँ आभारी हूँ। शिवानंद द्विवेदी जी, तेजस्विनी ज्योत्सना कोलटकर जी और हमारी प्राचीताई जाम्बेकर का भी मैं